Our today's lecture will be regarding the importance of NCERT while preparing for the civil services exam. यूपीएससी स्पेसिफिकली इसके पहले आपको कुछ 4 से 5 लेक्चर हो चुके हैं एंड दिस लेक्चर वी विल टिपिकली डेडिकेटेड टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी इन यूपीएससी. अभी देखिए आपने you might have heard multiple times from multiple people that NCERT plays a crucial role in the preparation of UPSC. आप अपने किसी गाइड से पूछे, आप किसी जानकार से पूछे, आप किसी सिलेक्टेड ऑफिसर से पूछे, एवरीवन विल ask you to start from the basics, from the fundamentals, and your fundamental generally starts with NCERT. इसे आप लोग ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. एनसीईआरटी ऐसे ही नहीं कि इट इज ओनली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द स्टेट पीसीएस लाइक जीपीएससी, एमपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, ये हर स्टेट के स्टेट पीसीएस में भी इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा रिगार्डिंग एनसीईआरटी, इसमें हम लोग कंटेंट जो रहेगा हम लोगों का दैट विल बी रिगार्डिंग दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी. इंपॉर्टेंस मींस व्हाई इट इज नेसेसरी टू स्टडी एनसीईआरटी, व्हाई ऑलवेज everyone emphasize on NCERT. Secondly, what are the methods of reading it? Secondly, should I have a need to draw the notes out of it? Next, how I should have revise it and how I should have a writing practice based on NCERT suppose. साइमल्टेनियसली आप लोगों को एनसीईआरटी की लिस्ट भी दिखा दूंगा मैं, अकॉर्डिंगली आप लोग उसमें प्रिपरेशन कर सकते हो. एनसीईआरटी की लिस्ट रहेंगी, कुछ एनसीईआरटी के एमसीक्यू भी दिखा दूंगा, सो यू विल गेट टू नो कि मुझे एनसीईआरटी पढ़ते समय क्या अप्रोच रखना है. सो लेट्स स्टार्ट. इसमें देखिए अभी जैसे मैंने इनिशियली कहा था, एवरीवन टॉक्स अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी के एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन देयर आर सम रीजंस दैट व्हाई इट इज नेसेसरी टू स्टडी एनसीईआरटी. देखिए मल्टीपल लोगों के मल्टीपल रीजंस है, कॉजेस है, बट एक स्पेसिफिक कॉजेस अगर देखी जाए तो कुछ कॉजेस आते हैं इसमें कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट इट हैव अ ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन. देखिए इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा मायने रखती है. जैसे मैंने आप लोगों को इनिशियल लेक्चर में कहा था कि इंफॉर्मेशन यूपीएससी विल जनरली चेक इन द प्रीलिम्स and your mains will check your knowledge. So NCERT have both information plus knowledge. So NCERT can cater the demands of preliminary stage as well as main stage. Suppose authenticate information रहेंगे, जैसे कि इसके नाम में है. अभी क्वेश्चन ये भी कि what is the full form of this NCERT. So NCERT means it's a National Council of Educational Research and Training. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसका फुल फॉर्म है एनसीईआरटी. और एनसीईआरटी एक काउंसिल है, जैसे कि इसमें इसके नाम में दिया गया नीट यूज टू डू द रिसर्च. सपोज इसमें जो भी कुछ इंफॉर्मेशन दी रहेंगी रिगार्डिंग हिस्ट्री, रिगार्डिंग ज्योग्राफी और रिगार्डिंग पॉलिटी, एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट सपोज related to UPSC, that all the information is authenticated. You can use that numbers, those facts, those figures, those diagrams, flowchart, maps, whatever given in NCERT directly into the prelim plus mains. Suppose that information, that knowledge which is given in NCERT have a direct implication in UPSC in all the stages. Suppose I will directly pray for you, it have a direct relevant in all the stages of UPSC. इंफॉर्मेशन का जरूरत है आप लोगों को, फैक्ट्स लगेंगे. सो एज आई सेड इट्स अ गुड सोर्स ऑफ और ऑथेंटिकेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. रिसर्च करके आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है. सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन इज द क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग बेसिक्स सपोर्ट. इसमें आप लोगों को बेसिक्स काफी अच्छे से दिए हुए, क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग बेसिक्स. बेसिक यानी आप लोग भी कहेंगे कि सर मुझे बेसिक्स की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी. तो बेसिक्स की जरूरत हर सब्जेक्ट में पड़ती है, जैसे कि जियोग्राफी, हिस्ट्री, आप लोगों को साइंस बड़ा इंपॉर्टेंट है. आप लोगों को साइंस एंड टेक भी है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट दिया है. जियोग्राफी और साइंस की अगर बात की जाए, बोथ द सब्जेक्ट्स आर 100% साइंटिफिक. लॉजिकल सब्जेक्ट है, साइंटिफिक सब्जेक्ट है. तो आप लोगों को इसमें कॉन्सेप्ट्स दिए रहते हैं, जैसे कि जियोग्राफी हैव मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, साइंस हैव मल्टीपल कॉन्सेप्ट, इवन द पॉलिटी हैव सम सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट्स आर गिवन वेरी प्रॉपरली इन एनसीईआरटी.
आप लोगों को मैं तो ये कहूंगा कि इट्स गुड टू बी लर्न कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम एनसीईआरटी इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एनी रेफरेंस बुक, क्योंकि एनसीईआरटी 6, 7, 8, 9 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए डिजाइन की रहती है। वो उसी हिसाब से उस क्वेश्चन को या उस कॉन्सेप्ट को पुट करेंगे उस स्टूडेंट के सामने कि वो 7वीं कक्षा का बच्चा समझ सके, एकदम बेसिक दिया रहता है। सो इसमें बेसिसिटी इंपॉर्टेंट। इवन आप लोग जब भी आप लोगों का आंसर लिखते हो या फैक्ट या आप लोगों ने अगर ये कॉन्सेप्ट वहां भी लिखे विच आर गिवन इन एनसीईआरटी सपोज, सो यू कैन डेफिनेटली गेन एन एक्स्ट्रा मार्क्स। ये एक इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस का भी स्टैंडर्ड रहते हैं इसमें, ये बात तो है इसमें। इवन आप लोग एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो हर चैप्टर वाइज आप लोगों को एक्सरसाइज दिया रहता है, आप लोग एक्सरसाइज को पढ़ा कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा। आप जैसे जैसे 9, 10, 12, 11, 12 की तरफ बढ़ते हो, आप लोग हिस्ट्री, आप लोग ज्योग्राफी, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिए। यानी मैं तो कहूंगा कि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। यू विल हैव अ डायरेक्ट क्वेश्चन इन प्रीलिम्स एंड इन मेंस आल्सो। ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया बाय योर आर.एस. शर्मा, हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्र एंड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्र। आपने ये 3 एनसीईआरटी में पढ़ ली और इसके पीछे की एक्सरसाइज अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हो, बाय गॉड आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे। बहुत ही हाई अल्टीट्यूड के ऊपर क्वेश्चन फॉर्म करते हैं लोग, काफी अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप लोगों को वोकैबुलरी डेवलप करने के लिए भी मदद करेंगे। इट विल हेल्प यू टू डेवलप योर वोकैबुलरी। बहुत से बच्चों को थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम रहता है कि सर मुझे तो इंग्लिश थोड़ी सी आती नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे कि सर मैंने तो सपोज इंजीनियरिंग किया है, हिस्ट्री पॉलिटी में ये तो पहली बार पढ़ रहा हूँ, पॉलिटी के तो ऐसे ऐसे वर्ड्स है, प्रोक्लेमेशन, इमरजेंसी, रेफरेंडम, एडजॉर्नमेंट, ये तो मेरे ध्यान में रहते नहीं, ध्यान में नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आते हैं। तो होता क्या है ना, हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक वोकैबुलरी होता है। एवरी सब्जेक्ट हैव इट्स ओन सेट ऑफ वर्ड और उन लिमिटेड वर्ड्स के बीच में वो सब्जेक्ट खेलते रहता है। जैसे आपने इंजीनियरिंग पढ़ा, इंजीनियरिंग में आप लोगों को थर्मोडायनामिक्स, सॉम, डॉम, टॉम ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट है। आपने आर्किटेक्चर के, आपने मेडिसिन के, वैसे आप अगर यूपीएससी करते हो स्कूल के ही सब्जेक्ट रहेंगे और उस सब्जेक्ट की अपनी वोकैबुलरी आप लोगों की। वो वोकैबुलरी बनाने के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी इज द बेस्ट सोर्स, अल्ट्रा बेस्ट सोर्स कहूंगा मैं तो इसे। ज्योग्राफी का तो सबसे बेस्ट है। ज्योग्राफी थोड़ा सा जो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी है जो कि बहुत ही नए वर्ड्स है, तो आप लोग डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द ज्योग्राफी, एनसीईआरटी ऑफ ज्योग्राफी। पॉलिटी आप पढ़ते हो, पॉलिटी के कुछ वर्ड्स समझ में नहीं आ रही, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द एनसीईआरटी ऑफ पॉलिटी। इट्स गिवन इन अ प्रॉपर वर्ड्स ओवर देयर। इनफैक्ट एनसीईआरटी के कुछ कुछ बुक्स ऐसे है कि मीन्स कोई टिपिकल वर्ड है, सपोज उस वर्ड का मीनिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और उन्हें लगता है कि बच्चों को इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, तो दे ऑलवेज यूज टू पुट द बॉक्सेस टू द लेफ्ट हैंड साइड और राइट, जनरली लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनसीईआरटी। ब्लैंक स्पेस ही रहेंगे और वहाँ पे बॉक्सेस पुट किए रहते हैं उन्होंने, इन द बिगिनिंग और एट द मिड और इन द एंड ऑफ योर चैप्टर्स, और वहां पे वो लोग कीवर्ड्स देते हैं, कीवर्ड्स देंगे आप लोगों को, सब इसके मीनिंग्स बताए जाते हैं वर्ड्स के। जैसे एनवायरमेंट का कोई एनसीईआरटी कोई चैप्टर, उसमें एनवायरमेंट का मीनिंग क्या होता है, इकोलॉजी का मीनिंग क्या है, सब बहुत प्रॉपर दिया है, अल्ट्रा प्रॉपर। यू कैन डेफिनेटली गो फ्रॉम इट। जैसे हमने इनिशियली कहा, यू विल हैव अ डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स। डायरेक्ट क्वेश्चंस है, डायरेक्ट। आप हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री में के डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे। ज्योग्राफी पढ़िए, मैं तो ये कहता हूँ, लास्ट टाइम में मैंने कहा था आप लोगों को अगर 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी के है यूपीएससी के प्रीलिम्स में, तो 15 में से तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चन तो आराम से एनसीईआरटी में स्ट्रेस हो जाएंगे। ज्यादा मैं तो कहूंगा, इनफैक्ट ज्यादा क्वेश्चंस एनसीईआरटी में स्ट्रेस होंगे। डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया रहता है, पढ़िए, एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, रिपीट कीजिए। प्रीलियम पास होना, मेंस पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है लैंग्वेज, बहुत इजी। जैसे मैंने कहा, आपने पढ़ी 8 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए, अभी 8 स्टैंडर्ड के बच्चे को दिमाग को समझेंगे इतना ही दिया रहेगा इसमें, एकदम बेसिक, कि ज्यादा लोड मत ले, एकदम मैंने आराम से दिया है, आराम से पढ़ इसे, इसमें कोई भी बड़ी चीज नहीं है। लैंग्वेज काफी इजी, कुछ कुछ लोग मराठी में प्रिपेयर करते हैं, कोई कोई लोग रीजनल लैंग्वेजेस में प्रिपेयर करते हैं, तो उनके मन में ये भी डर रहता है, सर मैंने तो ये सुना है कि एनसीईआरटी सिर्फ इंग्लिश में, हिंदी में और उर्दू में है, मराठी में तो है ही नहीं सपोज, सो फ्रॉम वेयर वी हैव टू प्रिपेयर सपोज, एंड आई रियली स्केर्ड ऑफ इंग्लिश, so no need to scared, no need to worry. NCERT, the language of NCERT is really very basic, ultra base language, ultra pro base language.
इजी है। और कभी कभार दिक्कत आ भी गई सो यू कैन रेफर एनसीईआरटी, यू कैन रेफर एनी डिक्शनरी और गूगल सपोज, इट्स नॉट अ बिग थिंग। ऐसा भी नहीं कि मुझे सबका सब पता ही होना चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ते समय बहुत नए वर्ड आते हैं, गूगल कर लीजिए, डिक्शनरी साथ में रखिए, आजकल बहुत रिसोर्सेस अवेलेबल है जो चीज़ों को ईजी कर देती है प्रिपरेशन को। और लास्ट का इसका बात यह है कि इट इज गुड फॉर द मेंस आंसर राइटिंग। मेंस के आंसर राइटिंग आप इसके ऊपर से कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों का खुद का एक कोर्स है जिसमें हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड मेंस आंसर राइटिंग लेते हैं, जिसमें 10 से 15 टेस्ट रहेंगी बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी एनसीईआरटी ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑन एवरी चैप्टर सपोज विच आर नेसेसरी फ्रॉम यूपीएससी परस्पेक्टिव। सो इट्स रियली वेरी गुड। यानी आप अगर एनसीईआरटी के ऊपर का मेंस का टेस्ट सीरीज आपने सॉल्व कर लिया तो मैं ये कहूंगा कि आप लोगों का 80% बैटल तो ओवर हो चुका है। बस तू अभी सिर्फ करंट पढ़, बाद में कुछ भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर हार्डली 100-150 वर्ड में लिखना पड़ता है। एनसीईआरटी में इतनी इंफॉर्मेशन है, आप लोग इजीली बुक कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन छोड़िए, कंटेंट बहुत है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी इज कंटेंटफुल, ऐसा आप लोग ध्यान में रखिए। So these are the basic reason, or this is the necessity from my point of view, that why it is important to study NCERT for the preparation of UPSC. I hope you people are getting what we are studying suppose. Next चीज अभी इसमें यह आएगी कि from where to study and what to study and what are the pre-requirements, कि NCERT में डायरेक्टली पढ़ना शुरू करूँ सर, या उसके पहले मैं कुछ पढ़ाई करूँ, या क्या करूँ मैं। तो देखिए डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ के कुछ होने वाला नहीं है, जबकि आपको सिलेबस ही पता नहीं। पढ़ने के पहले ये भी पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है। एंड इनफैक्ट न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर यूपीएससी, एनसीईआरटी रीडिंग फॉर यूपीएससी इज आर्ट ऑफ लिविंग। लिविंग मीन्स लेफ्ट इट, लिव इट। पढ़ना क्या है उससे ज्यादा ये पता होना चाहिए कि छोड़ना क्या है। सो आर्ट ऑफ लिविंग आपको पता होना चाहिए, और आर्ट ऑफ लिविंग उसी समय आप लोगों को पता रहेगा जब आप लोगों का होल्ड रहेगा आपके सिलेबस के ऊपर। सो द फर्स्ट यू मस्ट हैव टू स्टडी द सिलेबस, मग अप इट। छोटा तो सिलेबस है यूपीएससी का, उसमें पूरे पॉइंट में ध्यान में रखिए, ब्रीफ समरी ध्यान में रखिए कि मुझे ज्योग्राफी में, मुझे पॉलिटी में, मुझे इकोनॉमी में, मुझे